कि मैंने बुक सॉल्व नहीं की, कोई टीचर से ऐसा पढ़ा नहीं मैं, तो फिर कहाँ से सिलेक्शन हुआ। गोल वही है, सिलेक्शन आपको भी लेना है, मेरे को भी लेना है। बस मेरे को कोई स्ट्रेटजी सूट की, वो मैं स्ट्रेटजी आपके समक्ष रख रहा हूँ आइडिया लेने के लिए। यार ये कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप में से कई साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस के इतने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स हम लोग पढ़ रखे हैं 12th तक 11th में, उनके सामने क्या है सीजीएल के कॉन्सेप्ट्स यार, आप खुद बताइए। अगर इतना भी आप करेंगे तो आपको फायदा दिखेगा। ये सारे प्रिसाइज वे में, कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं लेने की जरूरत है। ये मेरी स्ट्रेटजी उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी के लिए है, जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कुमार है और सीजीएल 2023 से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरी एज 21 है। ये इस एज में मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मेरी काफ़ी एक बहुत ही प्रिसाइज बुक लिस्ट थी, बहुत प्रिसाइज स्ट्रेटेजी थी। उस स्ट्रेटेजी को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ मैं अभी। इससे पहले मैं स्ट्रेटेजी भी बढ़ूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई पूरी सेल्फ स्टडी थी, पूरी सेल्फ स्टडी। एक एक सब्जेक्ट था। मैथ्स से कुछ टॉपिक्स मैंने टीचर से पढ़े, उन टीचर का नाम पुनीत चौधरी सर है। और बाकी इससे पहले सीजीएल से पहले एट द एज ऑफ 20 आई क्लियर्ड एसएससी सीएचएसएल आल्सो एंड देयर आई गॉट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो ये एग्ज़ाम बैक टू बैक मैंने क्लियर किए, कुछ ही मंथ्स, 2 से ढाई 3 महीने के गैप में थे दोनों एग्जाम क्लियर किए मैंने। और मेरी प्रिपरेशन मात्र 5.5 से 6 महीने की रही है सीजीएल की स्पेसिफिक। तो इतने कम टाइम में मैंने कैसे प्रिपेयर किया और इस एज में कैसे मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, कैसे मैं मोटिवेट अपने आप को रखता था, क्या आप कर सकते हो, बस उसी पे चर्चा करने के लिए आया हूँ मैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा सब्जेक्ट पे आता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक्चुअली होता क्या है एग्ज़ाम में, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सीजीएल की बात करूँ तो इसमें प्री होता है, मेंस होता है और लास्ट में टाइपिंग होती है। तो प्री में वही 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है और आपको 4 सेक्शंस होते हैं, क्वांट होता है, रीजनिंग होती है, जीके जीएस होती है, इंग्लिश होती है। मेंस में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 क्वांट और रीजनिंग होती है, सेक्शन 2 इंग्लिश और जीके जीएस होती है, थर्ड सेक्शन होता है कंप्यूटर और उसके बाद आपका होता है टाइपिंग। तो ये सारे स्टेजेस थे, आपको पता ही होगा स्टेजेस के बारे में। अब इनमें जो सब्जेक्ट्स है मैंने कैसे कैसे पढ़ा, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट पे मैं आना चाहता हूँ वो है जीके जीएस। जीके जीएस सबसे पहले मैंने पिक किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। जैसे सबका रहता है जीके से डामाडोल, वैसे मेरा भी रहा था जीके जीएस। लेकिन क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जीके जीएस, इसलिए मैं जीके जीएस में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता था और उसमें स्कोर हमेशा मेरा ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है स्कोर जीके जीएस में। तो जीके जीएस की बात करूँ तो वही है कि जैसे हर एस्पिरेंट्स जो इस फील्ड में आता है वो वही गिने चुने बुक्स उठाता है। फॉर एग्जांपल लूसेंट उठा लिए, लूसेंट हमने भी उठाया, मैंने मनोहर पांडे भी उठाया, बुक्स मैंने उठाए लेकिन जमा कोई नहीं। 3 दिन पढ़ता था, चौथे दिन रख देता था। क्यों? क्योंकि पूरे फैक्चुअल बुक्स है। एक्चुअली सच्चाई ये भी है कि एसएससी में जीके जीएस फैक्ट्स होते हैं, आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन इतने बोरिंग तरीके से याद मेरे से होने नहीं वाले, मैं मेमोराइज ही नहीं कर सकता उन्हें। तो उन फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक अड्डा 24/7 का ऐप आता है, उस ऐप में आप चाहेंगे क्विज सेक्शन में, तो क्विज में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उस क्विज को दीजिए। मैंने दिया था, मुझे अच्छा लगा है ना, बाकी आप दे के देखिए। और हाँ, क्विज जब देते हैं आप तो क्विज का फायदा ये है कि आप एंगेज रहते हैं, आपका माइंड एंगेज रहता है, उसमें आपकी रैंक पता चलती है, गलतियां पता चलती है, तो आपको मजा आता है। तो क्विज 5-5 मिनट के होते हैं, पूरा जीके जैसे रिवाइज हो जाता है 10 क्वेश्चंस में। ऐसे करके मैं 5 क्विज देता था, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 मिनट में 50 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ता था जीके जीएस के। और ये पेपर तक मैं करता रहा, यही मैं 4-4.5 महीने तक करता रहा, क्विजेस ही करता रहा। तो क्विजेस से ही मैंने पूरा जीके जीएस अपना कह सकते हैं कि प्रिपेयर किया। कुछ टॉपिक्स थे जो कहीं कहीं कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे, कुछ ये लगे, जैसे कि जीके जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर, जो आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट बन चुका है। करंट अफेयर के मैं कोई क्लासेस नहीं लेता था, जैसे कि मैंने बताया वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि पूरा सेल्फ स्टडी थी। तो करंट अफेयर की मैं ऐसे आधे 1 घंटे की क्लासेस नहीं लेता था डेली बेसिस पे। मैं करता क्या था, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन भी 300 क्वेश्चन का नहीं, ओनली 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का कंपाइलेशन करना था, मैंने भी किया था। और मैंने अपने आप को 1 साल तक के लिए ऑलमोस्ट 11 से 12 महीने तक के लिए प्रिपेयर करके गया था, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो। और 100 क्वेश्चन कंपाइलेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं अपना बताऊँ तो मैंने राशिद सर कैरियर विल के है वहाँ से करा था, और क्रेजी जीके ट्रिक आता है वहाँ से मैंने किया था। क्रेजी जीके ट्रिक में 100 क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन वही 60-70 क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें बताती है वो नोट डाउन करने लायक होती है, तो वो आपको ऑलरेडी गेन कर रहे हो नॉलेज इन दैट वे में। तो यहाँ से मैंने करंट अफेयर किया।
स्टैटिक के लिए मैंने बताया कि यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। आप मेरा स्ट्रेटेजी सबके लिए सेम नहीं हो सकता, किसी को कुछ सूट करेगा, किसी को कुछ सूट करेगा। गोल वही है, सिलेक्शन आपको भी लेना है, मेरे को भी लेना है। बस मेरे को कोई स्ट्रेटेजी सूट की, वो मैं स्ट्रेटेजी आपके समक्ष रख रहा हूँ आइडिया लेने के लिए। यदि आप बुक पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू कीजिए। मैंने अड्डा 24/7 का जीके जीएस के क्विजेस लगाए थे, उसी से पूरा ऑल थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई जस्ट केप्ट ऑन गोइंग विद दैट ओनली। सो उससे मैंने अपने प्रिपरेशन किया था जीके जीएस का, स्टैटिक का। करंट अफेयर मैंने बता दिया, कंपाइलेशन से था। अब जहाँ तक बात आई है कि कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन वो आप करते रहेंगे, वो आप आसपास के कभी कभार न्यूज़ वगैरह सुन लीजिए, या ये सब हो गया, छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं फ्री टाइम में। आपका जीके जीएस इस तरह से स्ट्रांग हो सकता है। और साइंस भी, जो साइंस का पोर्शन था, एक्चुअली मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ तो साइंस का पोर्शन अलग से मुझे करने की जरूरत पड़ी नहीं। अब ह्यूमैनिटीज वाले पूछेंगे कहाँ से करें, तो वही है कि आप लूसेंट से कर सकते हैं साइंस, या कोई आपने कोई सा वीडियो का कंपाइलेशन देख लिया, 3-3.5 घंटे में पूरी फिजिक्स कंप्लीट, 4-4.5 घंटे में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट। उसे आपने एक बार देखा, दूसरी बार उसी को 1.5x की स्पीड में देखा, तीसरी बार उसी को 2x की स्पीड में देख लिया। तो चौथी बार में क्या होगा कि आपको बस एक बार जल्दी जल्दी वीडियो देखना है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है उसके बारे में। तो इस तरह से आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो ये रहा जीके जीएस का। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं इंग्लिश, जो कि मेरा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हमेशा से रहा है। इंग्लिश में सीजीएल की भी मैं बात करूँ तो सीजीएल में भी विद टेंटेटिव आंसर किया, स्कोर फुल 135 आउट ऑफ 135। एंड इंग्लिश में मेरा ऐसा रहा है कि इंग्लिश की समझ, अंडरस्टैंडिंग, जो इंग्लिश का बेस होता है, कोर होता है, उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ आपको डे 1 से डेवलप करना है। वोकैब होती रहेगी, ग्रामर होता रहेगा। समझ कैसे डेवलप होगा? आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नोवेल पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है क्रिकेट, आप अगर शौकीन है क्रिकेट के, न्यूज़पेपर उठाइए, क्रिकेट के सेक्शन में जाइए, 15 मिनट उसी को पढ़िए। आपको पॉलिटिक्स का शौक है तो पॉलिटिक्स के सेक्शन में जाइए, 15 मिनट उसी को पढ़िए। लेकिन 15 से 20 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है पूरे इंग्लिश का स्कोर। इवन ग्रामर भी आपका काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग से पूरा हो सकता है, वहाँ आपको कम एफर्ट लगाना होगा। वोकैब पे आ जाता हो तो जैसे कि बाइबल है हमारी फील्ड में, ब्लैक बुक से मैंने वोकैब किया था, ब्लैक बुक को मैंने ख़त्म किया था वोकैब के लिए। और यहीं से ब्लैक और थोड़े बहुत वोकैब, थोड़े कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड्स के लिए, क्योंकि थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी इंग्लिश का कर लिया था कवर, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा मेरा ठीक रहा है। तो कुछ एसपी बख्शी की बुक आती है, उसमें से वोकैब मैंने पढ़े थे, बाकी के वोकैब। अब एसएससी में ऐसा है कि वोकैब इतना टफ नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो आप अपने आप को सर्वगुण संपन्न बना के जाइए एग्जाम हॉल में, ताकि कुछ भी आए कहीं से भी आप सिलेक्शन ले लें। तो आप, ये हो गया इंग्लिश के लिए। ग्रामर कहाँ से करें? आप में से मैक्सिमम एस्पिरेंट होंगे जो इंग्लिश की कोचिंग लेते होंगे, जो वहाँ के मटेरियल मिल रहा है उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिए। जो आपके टीचर के नोट्स है उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिए। कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं लेने की जरूरत है। ये मेरी स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी के लिए है, जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं। क्योंकि आप यदि किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको किसी भी टॉपर का, मेरा या किसी का भी इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं है। आपका टीचर ही आपके लिए टॉपर है, गुरु है, उनको सुनिए आंख बंद करके, जो वो बोल रहे हैं चुपचाप पढ़ते रहिए, करते रहिए। अब जैसे जो सेल्फ स्टडी वाले बंदे हैं मेरे जैसे, जो किसी टीचर से पढ़ते नहीं है, ना ही पढ़ रहे हैं, वो केवल सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि ग्रामर के लिए यदि आप चाहते हैं सॉल्व करना बुक, तो आप एसपी बख्शी या नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 होती है, उसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हर टॉपर करता है मैक्सिमम। मैंने एक्चुअली नहीं किया था, नीतू सिंह नहीं किया था, एसपी बख्शी से मैंने ग्रामर जैसे कुछ चीज़ें हैं ग्रामर में जो थोड़ी कि मेरे को लगी कि कहीं गलती ना हो जाए इसमें, तो वहाँ सॉल्व मैंने किए थे कुछ चीज़ें। बाकी इंग्लिश का भी मैंने सेक्शनल हो गया, क्विज हो गया और फुल मॉक हो गया, उसी से मैंने प्रिपेयर किया इंग्लिश भी अपना। तो ये था मेरे इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंग्लिश में काफ़ी इस बार मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं बच्चों के, फॉर्चुनेटली मेरे अच्छे थे मार्क्स इंग्लिश में। तो अब बात आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो आ जाता है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग आते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि ईजी सब्जेक्ट है बाकी कंपैरिजन में। अब देखिए ईजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ढीले पड़ जाए इसमें, इसका मतलब ये है कि इसमें मिस्टेक, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक हुई तो बहुत पीछे चल जाओगे दौर में। क्योंकि ईजी को तो हर कोई कर लेता है, आप ईजी भी अगर यदि कोई मिस्टेक किया तो यानी सोचिए आप कितना पीछे चल जाएंगे। तो रीजनिंग में आपको पकड़ बनानी है मॉक्स के थ्रू। मॉक्स दीजिए, जैसे मैं मॉक्स देता था तो मुझे कुछ टॉपिक्स मुश्किल लगे थे, जैसे कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया और आपका स्टेटमेंट्स हो गया, तो उसको मैंने कुछ टॉपिक्स यूट्यूब से पढ़ लिए। अब यूट्यूब पे आप टीचर देखना चाहेंगे अगर फ्री में जो आपको रीजनिंग करा सके, तो
जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन हो गए, वो मैंने अरुण सर से पढ़े थे जो कैरल विल के हैं। और जो क्यूज वगैरह डाइस हो गए वो मैंने E1 कोचिंग सेंटर के टीचर है, उनका नाम तक नहीं जानता क्योंकि मैं किसी टीचर को ऐसा मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे को टॉपिक में डालता था यूट्यूब पे, जो टीचर आ जाते थे मैं उनका पढ़ लेता था। तो वहां से मैंने पढ़ा था, वहां से रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने कर लिए थे जो मुझे मुश्किल लगे। बाकी रीजनिंग ऑल थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई रिलाइड ओनली ऑन मॉक्स एंड सेक्शन मॉक्स ओनली। सो ये रीजनिंग का हो गया। मैथ्स मैंने आपको बता दिया है, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, इंग्लिश हो गया। सॉरी, मैथ्स मैंने अभी बताया नहीं आपको। तो मैथ्स में आ जाता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मतलब ओवर हाइप सब्जेक्ट है इन सब में। एक्चुअली इसमें ओवर हाइप करने लायक कुछ है नहीं सब्जेक्ट में। मैथ्स आपसे बस आपको मांगती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। कैलकुलेशन आपका तेज है, आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन मुझे तेज करना था। इसके पीछे कारण ये है कि मेरे पास टाइम था कुछ ही महीने। CHSL के लिए तो था मेरे ख्याल से 4 महीने का समय, और CGL में था मेरे पास उसी में 2-2.5 महीने और जोड़ लीजिए, 6 महीने कह लीजिए, इसका समय था CGL के लिए। तो इतने कम टाइम में यदि मैं कोई टीचर पे जाता, फुल कोर्स करने की कोशिश करता, तो मेरा हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग कह लीजिए कि बस ऐसा क्लास मतलब टीचर के अंडर मैंने पढ़ा था थोड़ा कुछ चैप्टर्स मैथ्स के। तो वहां से मुझे पता चल गया कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, टैकल किया जा सकता है। अब जहां तक बात है ट्रिक्स की मैथ्स में, कि ये भी कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है बच्चों के बीच में कि हमें ओल्ड स्कूल मेथड पे रिलाई करना चाहिए कि न्यू ट्रिक्स पे। देखिए, टाइम के अनुसार होगा। यदि आपने जीवन भर ओल्ड स्कूल मेथड ही किया है, जो कि हम हर बच्चे स्कूल तक करते हैं, कॉलेज तक करते हैं, उसके बाद अगर यदि आपके पास टाइम बहुत कम है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में जैसे टाइम कम था, तो मैं यदि अगर न्यू मेथड सीख रहा हूँ, उसमें मान लो 10 न्यू ट्रिक्स मैंने सीखे, तो उसमें से मैं 6-7 अपने काम के रख लेता था, बाकी मैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही करता था। लेकिन उसके लिए क्या है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से हर बच्चा नहीं कर सकता, केवल वो कर सकता है जो कैलकुलेशन में अपने काम कर रहा है। तो कैलकुलेशन पे आपको काम करना होगा डे 1 से जैसे इंग्लिश में उन्होंने बताया आपको रीडिंग पे काम करना है, अंडरस्टैंडिंग में, वैसे ही मैथ्स में कैलकुलेशन पे। उसके लिए आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, कुछ ट्रिपलेट्स हो गए, ये आपको करते रहना है, याद करते रहना है। आपको कैलकुलेशन के लिए मैं आपको ऐप बताऊंगा जो मैं यूज करता था मेट्रो में जाते आते, रिक्शा में बैठे बैठे, उस ऐप को मैं कर लिया करता था 10-15 मिनट उस यूज करता था उस ऐप को। ऐप था मैथ्स ट्रिक करके एक ऐप था, दूसरा ऐप था मैथ्स वर्कआउट करके। इन 2 ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऐप थे, मेरे लिए कारगर सिद्ध हुए। अच्छे से उन ऐप्स को मैं किया करता था मैं कैलकुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि पेपर में मेरे लिए वो मेथड में काम आने वाला है जो मैंने जीवन भर किया जिस मेथड से, ना कि मैंने जो 3-4 महीने में कोई नया ट्रिक सीखा है वो मैं भूल भी जाऊंगा। और प्रेशर में तो लोग कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं, ये तो फिर भी ट्रिक है, क्या पता ना आए दिमाग में तो क्या करूंगा मैं। तो वो चीज़ मैंने किया, अपने कैलकुलेशन मैंने फास्ट करने की कोशिश की और मैंने किया फास्ट काफ़ी, जिस कारण क्या है कि ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड भी करके मैथ्स में अप्लाई करके मैं अपना आउटपुट ला सकता था, आउटपुट ला देता था मैं। और ये सारी चीज़ें आपको पेपर में जाने से पहले एनालाइज करना है अपने आप को। आप मॉक्स, सेक्शनल मॉक के थ्रू आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ओल्ड जम रहा है कि न्यू जम रहा है, कैलकुलेशन कैसी है, सारी चीज़ें आपको खुद एनालाइज करना होगा, मैं नहीं करके दे सकता। तो ये है कि आपको मॉक्स के थ्रू देना होगा। मॉक्स में मैं आऊँगा, अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर। देखिए, 12th तक मेरे पास कंप्यूटर था, एग्री, लेकिन क्या है कि वो 12th में था काफ़ी समय हो गया 12th पास किए हुए मुझे भी। तो ये है कि मैं आया तो मैंने कंप्यूटर की कोई बुक ना पढ़ के, ना ही प्रीवियस ईयर कोई कंप्यूटर की बुक्स वगैरह पढ़ के रिलाई करके, मैंने पूरा का पूरा कंप्यूटर किया था टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक से। सेक्शनल मॉक कंप्यूटर का टेक्स्ट बुक ने इंट्रोड्यूस किया था, वहां से मैंने कंप्यूटर का अपना पढ़ा था। 17 से 18 मेरे ख्याल से मॉक्स थे कंप्यूटर के, उसको वहां से कर लेता था क्योंकि उसके नीचे थ्योरी भी होती थी। थ्योरी वहां से भी मैंने पढ़ लिया कुछ कंप्यूटर का। और फिर उसके बाद जब कंप्यूटर का एग्जाम देता था, इवन सीजीएल में भी कंप्यूटर मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे, 45 के अराउंड थे। और कुछ सुपर मार्क्स थे, जैसे रेमो सर का सुपर मार्क्स है, उसमें कंप्यूटर का सेक्शन मुझे मिल गया था। तो उस कंप्यूटर को मैंने वहां से भी किए थे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो ये है कि मैं कोई चीज में ढीला नहीं छोड़ना चाह रहा था, इवन दो कंप्यूटर इज क्वालिफाइंग इन नेचर, आई नो, है ना, एंड बट आपको ढीला नहीं रहना है, कंप्यूटर को भी ऐसे प्रिपेयर करना है जैसे आप बाकी के अदर मेन सब्जेक्ट्स अपने करते हैं। तो उस कंप्यूटर को भी मैंने ऐसे किया था, आप करके देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो यदि कोई आप बुक से पढ़ते हैं ऑलरेडी, जैसे पिनिकल वगैरह के कई बच्चे पढ़ते रहते हैं कंप्यूटर, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे थे सब्जेक्ट्स के। अब आ जाता हूँ मैं मॉक्स पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए तो मॉक्स ही थे केवल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था इंटरव्यू में ही कि मैंने बुक सॉल्व नहीं की,
कोई टीचर से ऐसा पढ़ा नहीं मैं, तो फिर कहाँ से सिलेक्शन हुआ? तो ये हुआ मेरा मॉक्स के थ्रू, कि मॉक्स ही मेरे लिए टीचर थे, मॉक्स ही मेरे लिए बुक्स थे। तो मॉक्स को मैंने बहुत सीरियसली दिया। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक्स ही है। मॉक्स ही आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ स्पीड आपको बढ़ा सकता है, एक्यूरेसी बढ़ाएगा साथ साथ। तो मॉक्स को देना कैसे है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टाइम नहीं देना है मॉक्स, उन्हीं टाइम फ्रेम पे देना है जब आपका रियल में एग्जाम होने वाला है, जब आप बैठने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल 9 बजे का कोई शिफ्ट है, 9 से 10 प्री की बात कर रहा हूँ, तो आप दीजिए 9 से 10 में, फिर 10 से 11 का कोई टाइम फ्रेम में दीजिए, मतलब उन टाइम फ्रेम में दीजिए जब आपका मेन एग्जाम में आप बैठने वाले हो। अब मैंने अपनी बात करूँ तो मैंने मेंस के मॉक दिए थे, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग जब हुआ नेचर में तब समझ गया कि प्री क्वालिफाई तो हो जाएगा, अगर मेंस के मॉक दूंगा उससे भी हो जाएगा क्वालिफाई। तो प्री का अलग से मैंने मॉक नहीं दिया, लेकिन आप लोग देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ प्री का बहुत हाई गया था इस बार, तो रिस्क नहीं लेना ज़्यादा सही है। तो आप प्री के मॉक्स लगाइए, लेकिन टाइम फ्रेम के अनुसार लगाइए जिस टाइम पे आपका एग्जाम में आप बैठने वाले हो। और फिर उसके बाद मेंस के मॉक पे आते हैं, तो वही मेंस का जब एग्जाम आपके स्टार्ट होता है उसी टाइम फ्रेम के अनुसार आप मॉक्स लगाइए मेंस का भी। कोशिश कीजिए कि आप पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस ना बनाए अपने इन्वायरमेंट को जब आप मॉक्स देते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार होता है टीचर आपका सीसी कॉपी लेके आ रहा है, कोई आप कभी एक्स्ट्रा शीट मांग रहे हैं, कोई कुर्सी किसी ने गलती से आगे किया, कभी कीबोर्ड पे कोई हाथ मार रहा है, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा थोड़ा रहता है एग्जाम सेंटर पे। तो घर पे भी आप थोड़ा सा, या फिर लाइब्रेरी में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि खिड़की थोड़ा सा खोल ले घर पे अगर आप पढ़ रहे हैं, कि थोड़ी बहुत आवाज़ बाहर से हल्की हल्की आते रहे, गाड़ी वगैरह की हो गई या फिर चिड़ियों वगैरह की हो गई, कि पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस में मॉक देना नहीं है आपको, है ना। ईयरबड्स लगा के मॉक देना नहीं है। और कोशिश कीजिए कि जैसे कि आप अगर आप दे रहे हैं तो वाइट शीट पे दीजिए, और क्योंकि कॉपी में देते हैं तो आपको शीट लेने की जरूरत पड़ती नहीं, कॉपी भरेगी नहीं, जाहिर सी बात है एक दो मॉक में, लेकिन वाइट शीट भर जाएगा। तो वाइट शीट लेने के लिए आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा टेबल पे, तो इसलिए वाइट शीट बोला हो, क्योंकि आपको एग्जाम जैसा माहौल पूरा बना के रखिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कहाँ पे हम आ गए एग्जाम सेंटर पे, कुछ नया लगना नहीं चाहिए। और एग्जाम के वक्त में जब आप मॉक दे रहे हो तो बिल्कुल वैसे दीजिए जैसे आप एग्जाम में देते हैं। देखिए, और मॉक में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होता है लोगों के बीच में, एस्पिरेंट्स के बीच में, इवन मेरे को भी था, लेकिन मुझे इतना लगा नहीं कि क्वेश्चन में दम है, लेकिन अभी है ये क्वेश्चन कि हमें मोबाइल में मॉक देने से काम चल जाएगा। देखिए, मोबाइल में मॉक, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने अगर मॉक 100 दूंगा तो उसमें 90 मॉक मैंने मोबाइल के दिए होंगे, एग्जाम्पल मैंने लिया है। मोबाइल के मॉक आपको देने हैं इस तरह से कि आप कोई भी, फॉर एग्जांपल मोबाइल में आपने कोई मॉक दिया है तो मॉक को आपको 2 से ढाई मिनट पहले, कोशिश कीजिए कि मिनिमम 1.5 मिनट पहले तो आप सबमिट कर ही दीजिए, क्योंकि मोबाइल में जाहिर सी बात है आपको जैसे उंगली से क्लिक करना है, एग्जाम सेंटर पे आपको कर्सर लेके जाना है उस क्वेश्चन पे, तो आप देखिएगा एवरेज आपको 1.5 से 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है कंप्यूटर पे बैठ के देने में। तो यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो मोबाइल में दे दीजिए, लेकिन 1.5 से 2 मिनट कोशिश कीजिए कि पहले आप सबमिट कर दें मॉक को। और अगर अवेलेबल है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, आप पेपर से 10 दिन पहले भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में मॉक देना शुरू कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत आपको ग्रैप हो जाएगा, ग्रैप्स बन जाएगा आपका। तो इस तरह से आप कर सकते हैं मॉक्स के लिए। तो ये मॉक्स का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मॉक्स आपको कब से देना स्टार्ट करना है, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन कह सकते हो आई कैन से, है ना। तो मॉक्स आपको कब स्टार्ट करना है? मॉक्स आपको स्टार्ट करना है जैसे ही आपका 30 to 50% सिलेबस हो गया हो। अब सिलेबस किसी के लिए 30, अब सिलेबस देखिए पूरा कभी हो नहीं सकता, कितना भी पढ़ लीजिए। कोई जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, कुछ महीने में मैंने सिलेक्शन लिया, सेल्फ स्टडी के साथ लिया, विदाउट एनी कोचिंग लिया, इवन मेजर बुक्स भी मैंने सॉल्व नहीं की जो इतना फ्लरिश है मार्केट में। तो उनका मुंह बंद कर सकते हैं आप ये चीज़ बोल के कि ऐसा कुछ नहीं है, डेडिकेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, और हार्ड वर्क हर फील्ड में है, इस फील्ड में भी है, थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क है। जाहिर सी बात है अगर हार्ड वर्क कम करने पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हर घर में इंस्पेक्टर रहेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सक्सेस रेट बहुत कम होता है, बिगिनर्स के लिए तो और कम होता है। तो आपको खाली इसमें अपने साथ जो बिगिनर होंगे आपके साथ वो बैठेंगे एग्जाम में, उनके साथ ही कंपटीशन नहीं है, जो ऑलरेडी रिपीटर्स है उनके साथ भी कंपटीशन है। तो आपको करना क्या है कि अपने आपको मोटिवेट रखना है डे वन से, यार ये कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप में से कई साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस के इतने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स हम लोग पढ़ रखे हैं 12th तक, 11th में, उनके सामने क्या है सीजीएल के कॉन्सेप्ट यार, आप खुद बताइए। इंग्लिश क्या बहुत ज्यादा हार्डवर्ड की इंग्लिश आ गई, आईएलटीएस एग्जाम में बैठ रहे हैं या जीआरई मैट वगैरह में बैठ रहे हैं जहाँ इंग्लिश इतना हार्ड चाहिए? कुछ नहीं है, बेसिक चीजें हैं जो आपको मैंने सारी चीजें बताई हुई है। हर टॉपर यही चीजें बोलेगा, थोड़ा घुमा फिरा के चीजें बोलेगा, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा। गोल वही है, सिलेक्शन सबको लेना है, आप किस गोल को फॉलो करके जाते हैं। तो ये है कि बिगिनर्स के लिए है, और जो ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आपका बेस बहुत अच्छा बना हुआ है,
आप ऑलरेडी एक क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी एक एज है कि आप एक्सपीरियंस हो, आपने कई एग्जाम दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है। और अभी जैसे क्या, अभी इंटरव्यू में मतलब मैंने अपना स्ट्रेटेजी बताया, इसके बाद तुरंत पहला काम करना है मॉक देना है। आप कॉन्सेप्ट बाद में पढ़िए, मॉक पहले दीजिए, चाहे कोई भी मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए, कोई सा भी दीजिए। अब मॉक कोई सा भी आप दे सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का, XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म का। मैंने क्योंकि मॉक थोड़े ज्यादा अबेंडेंट अमाउंट में दिए थे, तो मैंने टेक्स्ट बुक के दिए थे, सुपर मॉक्स परचेज किए थे मैंने, ग्रेड अप किए थे मैंने, ऑलीवुड के मॉक्स दिए थे, लाइव भी दिए थे, कुछ पेड भी दिए थे, टेक्स्ट बुक के फ्री मॉक्स दिए थे मैंने। तो ये है कि मॉक्स में मैंने कभी कटौती नहीं की। अंडर 24/7 के क्विजेस दिए थे सब्जेक्ट वाइज। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये मेरा था अभी तक का सारा सारांश। तो ये इससे आपको फायदा हो सकता है, उठाने वाले फायदा, इससे अच्छा खासा फायदा आप उठा सकते हैं। अगर इतना भी आप करेंगे तो आपको फायदा दिखेगा। ये सारे प्रिसाइज वे में है, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता, आपको चैनलाइज करना होगा अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में। मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट रहेगा। आपको कुछ डाउट हो तो जो ये मोटिवेशन फैक्ट्री के ओनर है अंकित सर, उनको मैं अपना टेलीग्राम आईडी वगैरह दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, या इंस्टा वगैरह मैं पूछूंगा, वो भी अवेलेबल है तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो आप बस पढ़ते रहिए, बिगिनर्स भी करते रहिए, जो रिपीटर्स है वो भी लगे रहिए, और जो काफ़ी समय हो गया पढ़े हुए वो भी प्रेशराइज ना हो ज़्यादा, अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको, इसीलिए फील्ड में आए हो। 2-3 साल कर लिए, अब छोड़ने का जरूरी, अब छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता है पीछे जाने का। अब लगे रहिए, इजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट।